महत्वपूर्ण ये है कि हम विश्व गुरु बने। ये सब करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा हम सबके सामने है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर, ये हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है। विशेष रूप से अमेरिका में 10 अच्छे डॉक्टर अगर होंगे तो उसमें 6 भारतीय हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड में वेल रिकॉग्नाइज और उनको रिस्पेक्ट है। और इसलिए जो नॉलेज आप ले रहे हैं वो हमारे देश के प्रगति और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर 2 बातों का जिक्र हर समय करते रहता हूं। एक पहली बात यह है कि जो नॉलेज है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है। और विशेष रूप से ये जो शक्ति और एक ताकत है, इसको मैं अक्सर कहता हूं कि कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा भविष्य है। तो ये नॉलेज क्या है? तो इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, विशेष रूप से जो ज्ञान हासिल कर रहे हैं, उसी के भरोसे भविष्य के हिंदुस्तान की नींव हम मजबूत बना सकते हैं। आज आपने देखा होगा स्पेस के सेक्टर में हो, डिफेंस के सेक्टर में हो, और विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में हो, जिस देश ने अपने देश में सबसे ज्यादा रिसर्च किया है, टेक्नोलॉजी हासिल की है, वो विश्व में एक प्रकार से उनका बहुत बड़ी ताकत रिकॉग्नाइज होती है। अभी जैसे आप हवाई जहाज की बात करोगे तो बोइंग कंपनी अमेरिका में है, तो अमेरिका के विकास में बोइंग कंपनी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व में जितने हवाई जहाज जाते हैं वो बड़े प्रमाण पर वहां से बनते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप लोगों ने कल ड्रोन टैक्सी में अगर हिंदुस्तान में अगर रिसर्च हुआ, डेवलप हुआ, जो हमारे स्टार्टअप काम कर रहे हैं, और वो अगर सक्सेसफुल हुआ और पूरे विश्व में हम हमारे इसको अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो नेचुरली इससे रोजगार भी निर्माण होंगे, वेल्थ भी क्रिएट होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारे देश की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, 2014 में जब हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आई, तो मैं जब मंत्री बना तो ये ऑटोमोबाइल का सेक्टर अभी भी मेरे पास है। तब हमारा टर्नओवर ये करीब 14 लाख करोड़ था और हम 7वें नंबर पे थे। पर आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 22 लाख करोड़ रुपए हुआ है और हमने जापान जो 3रे नंबर पर था उसको पीछे डालकर हम 4थे नंबर पर आए हैं। पहले नंबर पर यूएसए है जो इंडस्ट्रीज का साइज है 78 लाख करोड़। फिर दूसरे नंबर पर चाइना है, चाइना के इंडस्ट्रीज का साइज 47 लाख करोड़ है। और तीसरे नंबर पर भारत है, अब हमारा 22 लाख करोड़ साइज है इंडस्ट्री का। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट 4.5 करोड़ हमारे देश के युवाओं को इस इंडस्ट्री ने रोजगार दिया है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने। ये इंडस्ट्री है कि जो विशेष रूप से स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार को जीएसटी के मार्फत सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है। ये इंडस्ट्री है कि इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। अब आप समझ लीजिए कि हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ाना और इंपोर्ट को कम करना, यही तो सबसे बड़ी देशभक्ति है। अगर इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करने के साथ अगर हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन में जो हमारी प्रगति और विकास का दर है वो मल्टीप्लाई होते जाएगा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर इकोनॉमी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा और जिसमें आप लोगों ने विशेष रूप से सोचना चाहिए कि हमारे देश में जो प्रगति और विकास का मापदंड है वो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में 22 to 24% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, 52 to 54% सर्विस सेक्टर का है और 14% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का है। अब आप ये समझिए कि एक समय महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांवों में बसता है
और तब हमारे यहाँ 90% पॉपुलेशन गांव में रहती है, पर आज हमारे यहाँ केवल 65% का पॉपुलेशन ये हमारे रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल और फॉरेस्ट इकोनॉमी से संबंधित है। और ये 65% पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन देश की ग्रोथ में केवल 14% है। तो आप समझिए कि यहाँ गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी होना स्वाभाविक है। जिस दिन 65% लोगों का कंट्रीब्यूशन ये 25% के ऊपर जाएगा, तब हमारे गांव समृद्ध संपन्न होंगे। गांव से कोई युवा शहर की तरफ नहीं आएगा, और इसलिए हमारे खेती के क्षेत्र में, ग्रामीण कृषि और जंगल के क्षेत्र में आप जैसे युवा लोगों को मैं आह्वान करूंगा कि जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित बेस्ट टेक्नोलॉजी और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस अवेलेबल इन द वर्ल्ड, इसका उपयोग करके हम किस प्रकार से एक नया इतिहास लिख सकते हैं, ये आप लोगों ने सोचना चाहिए। मैं भी उदाहरण के लिए बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। इसका उदाहरण है कि 1952 में ब्राजील में हमारे गिर जात की जो गुजरात की गाय है, वो ब्राजील में गई थी और उन्होंने उसको विकसित करते हुए वो 60 लीटर दूध देती है। फिर उन्होंने उसी गाय का जो उससे बूल तैयार हुआ, टोरेंडो उसका नाम था, और वो जो था उसका सीमेंस लेकर हमारे देश में भी 2 लीटर के देशी गाय को दिए, तो गोरी जो तैयार हुई 15 से 20 लीटर दूध देने वाली हुई। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि आपको 100% गोरी होगी, गोरा नहीं होगा। अब बेटी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं है। तो अगर ये गोरी 1-1, 20-20 लीटर की गाय होगी और हर गांव में ऐसी 100, 200, 300, 400 गाय होगी, तो कितना दूध होगा और इतना मिल्क होगा, तो गांव की इकोनॉमी कितनी बदल जाएगी, आप सोचिए। तो हमारे देश में एक मिल्क सेक्टर अगर करेंगे तो चित्र बदल जाएगा। अभी मैं गया था स्पेन, मैं नागपुर में हूँ, हमारे ऑरेंजेस होते हैं। स्पेन में जो वेलेंसिया है, ऑरेंज का एरिया, जो वेलेंसिया ऑरेंज प्रसिद्ध है, वहाँ 1 एकड़ में 25 से 30 टन ऑरेंज होते हैं और हमारे नागपुर में 4 से 5 टन होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमने देखा कि क्या कारण है। तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी में उन्होंने इतना विकास किया है कि हमारे 1 एकड़ में अगर 100 पेड़ संतरे के लगते हैं, वहाँ 340 लगते हैं। फिर उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो प्रयोग किए, उसके कारण उनका उत्पादन बढ़ा। तो फिर मेरे मन में आया कि वही टेक्नोलॉजी का उपयोग अगर हमारे क्षेत्र में हमारे किसानों ने किया, तो हमारे देश में भी बदल हो सकता है। और अगर हमारे यहाँ नागपुर और विदर्भ में अगर हमने ये टेक्नोलॉजी आत्मसात की, तो हमारी ऑरेंज की इकोनॉमी 30 से 35 हजार करोड़ की बन सकती है। फिर कितना बड़ा फायदा होगा, एक्सपोर्ट होगा उसमें से। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जैसे फिशिंग है। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो समुद्र का क्षेत्र है, वहाँ फिशरमैन की फिशर बोट्स है, वो केवल 10 नॉटिकल माइल तक जाती है। हमारे कोचीन के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ट्रॉलर तैयार किए और जो 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं। 1 करोड़ रुपए उसकी कीमत है। उसमें बर्फ बनाने की भी व्यवस्था है। और अगर हम केवल 10 किलोमीटर जाके अगर फिशिंग करते, इसके बजाय हम समुद्र में 100 किलोमीटर तक दूर जाएंगे, तो हमारा फिशिंग का प्रोडक्शन 7 गुना बढ़ेगा। तो आज मुझे बताइए कि हमारे देश में हम करीब 7.5 लाख से 8 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट केवल ये सी फूड में कर सकते हैं, अगर टेक्नोलॉजी सही अपनाएंगे तो। हमारे देश में ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि आप देखिए कि अभी मुंबई और दिल्ली में बड़े बड़े शादियों में जब रिसेप्शन होते हैं, तो फ्रूट्स हिंदुस्तान के नहीं होते, वो बाहर से आते हैं। तो क्या हमारे देश में क्वालिटी फ्रूट्स नहीं तैयार कर सकते हैं? ये उदाहरण के लिए मैंने बताया। ऐसा ही बहुत से बातों में ये हो सकता है। अभी ये मेडिकल हॉस्पिटल्स में ये बेड्स होते हैं, ये बेड्स के डिजाइन देखो, उसकी टेक्नोलॉजी देखो, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। पहले बेड फॉरेन से जर्मनी से आते थे, अब हमारे देश में तैयार हो रहे। अब हमारे देश से बेड एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारे देश में फार्मास्यूटिकल, इसमें बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है। पूरे दुनिया के अनेक देशों में हम देते हैं। अभी ये वैक्सीन तैयार हुआ कोविड के ऊपर, करोड़ों रुपए का वैक्सीन हमने दुनिया को भेजा। ये डॉलर में हमारे देश की कमाई हुई, हमारे इंडस्ट्री की कमाई होगी। ये पैसा यही डेवलपमेंट में काम में आएगा।
तो कहीं ना कहीं नए नए रिसर्च और इनोवेशंस के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। आप इंजीनियरिंग कॉलेज को, इसलिए आपको 4 बातें मैं जरूर आपके सोच के लिए, विचार के लिए बताऊंगा कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। तो ये 4 चीजें अगर आपके पास पक्की होगी तो उद्योग यशस्वी होगा। कल आपने एक टेक्नोलॉजी तैयार की और गोबर से गोल्ड बनाने की टेक्नोलॉजी प्रूवन हो गई, पर उसका कॉस्टिंग 1 तोला गोल्ड बनाने के लिए 1 लाख रुपए आता है, तो उसका कोई उपयोग नहीं है। और इसलिए मैं आपको अनुरोध करूंगा कि मार्केटेबिलिटी या कॉस्ट और क्वालिटी पे डिपेंड होती है, तो कॉस्ट एंड क्वालिटी ही उतनी इंपॉर्टेंट है जो हमको सोचना होगा। आने वाले समय में अनेक क्षेत्रों में ह्यूज पोटेंशियल है, जिसको जिस जिस क्षेत्र में जाना है, जैसे डिजाइनिंग है, आप देखिए हमारे यहाँ अभी इलेक्ट्रिक कार आई, कितने सुंदर सुंदर डिजाइन आ रहे, तो हमारी इंडियन कंपनियों का मार्केट में कंट्रीब्यूशन, उनका वॉल्यूम बढ़ा, हमारा एक्सपोर्ट होने लगा। अब मैं उसके ऊपर, अभी मेरे डिपार्टमेंट में हमने सीएनजी, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी रिसर्च चालू हुआ। अभी हम 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, पर बायो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल में हमने इतना काम कर रहे जोरों में कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। तो हमारे देश की इकोनॉमी कितनी मजबूत होगी। आज 22 लाख करोड़ हमारा एक्सपोर्ट हो रहा, देश के बाहर पैसा जा रहा। यही अगर हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार निर्माण करने के लिए, यहाँ के किसानों को उसकी फसल के सही दाम मिलने के लिए खर्चा होगा, तो कितनी परिस्थिति बदलेगी। आज हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जादाता बना, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता बना है। केवल ईंधन दाता ही नहीं, अब वो बिटुमिन तैयार करने लगा है, डांबर दाता हुआ, डांबर दाता नहीं हवाई ईंधन दाता बना है। अभी पानीपत में हम लोग राइस स्ट्रॉ से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और 78,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल बना रहे हैं। यानी बायोमास से हवाई ईंधन बन रहा है। और ये बिटुमिन जो बनाया, इसका नागपुर जबलपुर रोड पर हमने एक रोड बनाया 1 किलोमीटर NHI का, तो सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया कि पेट्रोलियम बिटुमिन से भी ये 50% बेटर है। तो हमारा देश में 95 लाख टन बिटुमिन लगता है, उसमें से 45 लाख टन हमारे देश के रिफाइनरी की कैपेसिटी है और करीब 50 लाख टन इंपोर्ट होता है। और यही अगर हमने किसानों से ये बायोमास, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास से बिटुमिन बनाया, तो हमारा इंपोर्ट भी बचेगा और हमारे गाँव में रोजगार भी निर्माण होगा। कहीं ना कहीं हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कम करें और क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें। आज हमने हमारे देश में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप नहीं होगा तो ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। ट्रेड, इंडस्ट्री, बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होगा, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं होगा तो पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा, और पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा तो गरीबी दूर नहीं होगी। और इसलिए मैं आप जैसे युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं कि आज हम लोग अलग अलग क्षेत्र में काम तो कर रहे हैं, केमिकल इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो, सॉफ्टवेयर हो, IT हो। अभी हम लोग काफ़ी सेमीकंडक्टर बना रहे, बैटरीज बना रहे, बैटरी केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं। लिथियम आयन बैटरी जब हमने, मुझे याद है इलेक्ट्रिक व्हीकल हमने शुरू की थी तो 150 किलोवाट पर आवर उसकी कीमत थी, पर आज $150 पर किलोवाट पर आवर कीमत थी, आज उसकी $100 पे आई है। और आने वाले समय में हम विश्व में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो डेवलपमेंट हो रही, हम 5 साल के बाद हम वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं। मेरे पास मर्सिडीज के चेयरमैन आए थे 2 दिन पहले, तो अब हिंदुस्तान में पूरा इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बना रहे हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिसर्च के कारण आपका तो भविष्य बदलेगा ही, पर देश का ही भविष्य बदलेगा। हम दुनिया में विश्वगुरु बनेंगे और इसलिए
हमें यह सोचना होगा कि कौन सा रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। नीड बेस्ड रिसर्च, रीजन बेस्ड रिसर्च, रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है उसके बेगा कि कचरा है अगर शहर में, तो कचरे को सेग्रीगेट करके ऑर्गेनिक वेस्ट से हाइड्रोजन तैयार किया जा सकता है क्या। तो हम लोग इस प्रकार के नए इनोवेशंस में जाएंगे तो हम निश्चित रूप से देश के विकास को एक नई दिशा दे सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं बहुत आप सबको शुभकामनाएं दूंगा कि आपका इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का है, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसमें आपको अध्ययन करने का सौभाग्य मिला है। और रिसर्च करिए, एक वर्ल्ड क्लास बेस्ट टेक्नोलॉजी को तैयार करिए और आप खुद एंटरप्रेन्योर बनिए। नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, तो आप देश को भी विकास में कंट्रीब्यूट करोगे, आपका भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। आने वाले समय में आपकी प्रगति हो, आपका विकास हो और आपके साथ समाज का और देश का भी विकास हो, यही मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।